आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो उन सवालों से जुड़ी है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या है? और खुशी और लंबी उम्र का राज क्या हो सकता है? किताब का नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसे फ्रांसिस्क मिराइज और हेक्टर गार्सिया ने लिखा है। और इस किताब के पीछे की जो कहानी है वो भी बड़ी मजेदार है। आप सोचिए, टोक्यो में जोरों की बारिश हो रही है और दो लोग, फ्रांसिस्क और हेक्टर, एक छोटे से बार में पहली बार मिल रहे हैं। एक स्पेन से, दूसरा जापान में रहता है, और बस वहीं से एक दोस्ती और मतलब इस किताब का आइडिया शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, वो दोनों विक्टर फ्रैंकल के काम से बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत जीवन में एक अर्थ, एक मीनिंग खोजना है। और फिर इसी बातचीत में एक जापानी शब्द सामने आया, इकिगाई, जिसका मोटा मोटा मतलब है जीने की वजह या हमेशा व्यस्त रहने की खुशी। ये शब्द उन्हें इतना खींच गया कि वो जापान के एक खास द्वीप तक पहुंच गए, ओकिनावा। ओकिनावा, जिसे अमर लोगों का गांव भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि वहां दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं। तो आज हम इसी किताब के पन्नों में गोता लगाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इकिगाई ही लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी का वो जादुई नुस्खा है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इसी रहस्यमयी शब्द को ही समझते हैं। ये इकिगाई है क्या? किताब इसे बहुत सीधे सीधे समझाती है। ये आपकी होने की वजह है, वो कारण जिसके लिए आप हर सुबह बिस्तर से उठना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसे समझने का एक बड़ा मशहूर तरीका है जो इंटरनेट पर भी खूब दिखता है। वो 4 गोलों वाला एक वेन डायग्राम। हाँ, मैंने देखा है उसे। इकिगाई इन 4 चीजों के संगम पर मिलती है। पहला, वो काम जिसे आप प्यार करते हैं। दूसरा, वो काम जिसमें आप माहिर हैं, मतलब आप उसमें अच्छे हैं। तीसरा, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों चीजें एक ही जगह मिल जाएं, तो समझिए आपको अपनी इकिगाई मिल गई। ठीक है, पर यहीं पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये 4 गोले वाला जो वेन डायग्राम है, वो सुनने में और देखने में बहुत अच्छा लगता है। पर क्या असल जिंदगी में ये इतना आसान है? मुझे लगता है हम में से ज्यादातर लोग या तो वो काम कर रहे होते हैं जिससे पैसे मिलते हैं, पर उसे प्यार नहीं करते। सही बात है। या फिर वो काम करते हैं जिसे प्यार तो करते हैं, पर उससे गुजारा नहीं चलता। तो किताब इस पर क्या बात करती है कि अगर किसी को अपना जुनून पता ही ना हो या ये चारों चीजें एक जगह मिल ही ना रही हों, तो वो कहाँ से शुरू करे? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और किताब भी ये मानती है कि इकिगाई कोई खजाना नहीं है जो एक दिन में मिल जाएगा। ये एक खोज है, एक सफर है। लेखक कहते हैं कि इकिगाई किसी बहुत बड़े काम में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी छिपी हो सकती है। जैसे कि? जैसे अपने बगीचे में काम करना, अपने पोते पोतियों के साथ खेलना, अपने समुदाय की मदद करना, यह सब इकिगाई हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो आपकी नौकरी ही हो। किताब का असली संदेश यह है कि पहले खुद से ये सवाल पूछना शुरू करें, अपनी पसंद नापसंद को समझें और फिर धैर्य के साथ उसे खोजें। मतलब ये कोई चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि एक दिशा है। तो ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में एक उद्देश्य की तलाश में हैं, या जो बस एक लंबा और संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं, खास तौर पर जब कोई अपने करियर के बीच में हो या रिटायरमेंट के करीब हो और सोच रहा हो कि अब आगे क्या। हाँ, या फिर कोई युवा जो अपने करियर की शुरुआत ही कर रहा हो। ये किताब एक तरह का नक्शा देती है जो आपको अपनी अंदरूनी दुनिया को समझने में मदद करता है। और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पर आधारित है। हाँ, ब्लू जोन्स का कॉन्सेप्ट बहुत आकर्षक है। ये दुनिया की 5 जगह हैं: ओकिनावा जापान, सार्डिनिया इटली, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया, निकोया प्रायद्वीप कोस्टारिका और इकारिया ग्रीस। रिसर्चर्स ने पाया कि इन सभी जगहों के लोगों में कुछ बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। उनकी डाइट, उनका एक्टिव लाइफस्टाइल, जीवन में एक उद्देश्य का होना, और सबसे जरूरी, मजबूत सामाजिक रिश्ते। सामाजिक रिश्ते और लंबी उम्र, ये कनेक्शन तो बहुत दिलचस्प है। हम अक्सर लंबी उम्र को सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से जोड़कर देखते हैं। किताब इस मोआई के बारे में और क्या बताती है? ये क्या चीज है? मोआई ओकिनावा की संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। ये बचपन में बने दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देता है। अच्छा। ये सिर्फ एक सोशल क्लब नहीं है, ये एक इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है। अगर किसी को पैसे की जरूरत हो तो मोआई के सदस्य मिलकर उसकी मदद करते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो सब उसका ख्याल रखते हैं।
वो साथ में गपशप करते हैं, खेलते हैं और अपनी खुशी और गम बांटते हैं। वाह। ये अकेलापन, जो आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है ना, उसका ये सबसे अच्छा इलाज है। वाह, मतलब आपका मुआई आपके परिवार जैसा ही है। और शायद इसी मानसिक सेहत और अपनेपन की भावना का असर उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता होगा, खासकर उनके खाने पीने की आदतों पर। मैंने सुना है ओकिनावा में खाने को लेकर एक बहुत दिलचस्प नियम है। बिल्कुल, वो नियम है हारा हची बू। हारा हची बू? हाँ, ये कन्फ्यूशियस की एक पुरानी कहावत है, जिसका मतलब है अपना पेट सिर्फ 80% भरो। यानी जब आपको लगे कि पेट लगभग भर गया है, बस थोड़ी और गुंजाइश बाकी है, तभी खाना बंद कर दें। मेरा तो हारा हची बू किसी शादी की दावत में कभी काम ही नहीं करता। वहां तो 120% का नियम चलता है। हाँ, वो तो है। लेकिन मजाक से हटकर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे सीधा सा विज्ञान है। हमारे पेट को दिमाग तक ये सिग्नल भेजने में लगभग 20 मिनट लगते हैं कि वो भर चुका है। जब हम 80% पर रुक जाते हैं तो असल में हम अपने शरीर को जरूरत के हिसाब से ही खाना देते हैं। अच्छा। किताब बताती है कि ओकिनावा के लोग औसतन 1800 से 1900 कैलोरी लेते हैं, जबकि अमेरिका में ये औसत 2500 के भी पार है। उनकी डाइट में भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें होती हैं, जैसे शकरकंद, टोफू, बहुत सारी हरी सब्जियां और हफ्ते में कुछ बार मछली। और किताब में एक और बात का जिक्र है कि जापान में खाना छोटी छोटी प्लेटों और कटोरियों में परोसा जाता है। शायद इससे भी कम खाने में मदद मिलती होगी। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करती हैं, है ना? सही कहा। ये सब आदतें मिलकर एक ऐसा लाइफस्टाइल बनाती हैं जो तनाव कम करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। अच्छा, किताब में एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है फ्लो का। ये वो मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय, भूख, प्यास सब कुछ भूल जाता है। जैसे कोई पेंटर पेंटिंग करते हुए या कोई संगीतकार रियाज करते हुए। क्या यही इकिगाई का प्रैक्टिकल रूप है? एक तरह से कह सकते हैं। फ्लो वो अनुभव है जब आप अपनी इकिगाई को जी रहे होते हैं। आपका अहंकार मिट जाता है और आप उस काम के साथ एक हो जाते हैं। किताब कहती है कि जो लोग अक्सर फ्लो की अवस्था में रहते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन ये फ्लो वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर आज की दुनिया में जहां हर 2 मिनट में फोन पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है, क्या ये असल में मुमकिन है? हमारा ध्यान तो हर वक्त बटा रहता है। किताब इस ध्यान भटकाने वाली दुनिया से लड़ने के लिए क्या कहती है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे किताब छूती है। लेखकों का कहना है कि फ्लो सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं है, ये एक चुनाव है और इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। वो टेक्नो फास्टिंग जैसे तरीकों की सलाह देते हैं, यानी दिन या हफ्ते में कुछ घंटे या एक दिन अपने सभी डिवाइस बंद कर देना। ये तो जरूरी है। हाँ, ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि मानसिक शांति के लिए जरूरी है। किताब साफ कहती है कि मल्टीटास्किंग एक धोखा है। ये फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक स्टडी के मुताबिक एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने से हमारी प्रोडक्टिविटी 60% तक कम हो सकती है और तनाव बढ़ता है। मतलब एक बार में एक काम पूरे ध्यान से। ये सुनने में बहुत सरल है, पर करने में शायद सबसे मुश्किल। बिल्कुल। और फ्लो में जाने के लिए कुछ शर्तें हैं। आपका लक्ष्य साफ होना चाहिए। काम न तो इतना आसान हो कि बोरियत होने लगे और ना ही इतना मुश्किल कि घबराहट हो। ये आपके कौशल और चुनौती के बीच का एक मीठा संतुलन है। और आखिर में ये किताब हमें मुश्किलों का सामना करने का एक जापानी नजरिया भी सिखाती है। एक कहावत है, नाना कुरुबी याओकी। 7 बार गिरो, 8 बार उठो। हाँ बिल्कुल, ये है लचीलापन यानी रेजिलियंस। इसी से जुड़े 2 और खूबसूरत विचार हैं, वाबी साबी और इचिगो इची। ये सिर्फ शब्द नहीं है, जीने का एक पूरा दर्शन है। वाबी साबी हमें अधूरी, अस्थायी और अपूर्ण चीजों में सुंदरता देखना सिखाता है। अच्छा। आज की दुनिया में जहां हर कोई परफेक्शन के पीछे भाग रहा है, वाबी साबी हमें याद दिलाता है कि एक टूटे हुए कप में या एक पुरानी झुर्रियों वाले चेहरे में भी एक अलग खूबसूरती है। यह हमें खुद को और जिंदगी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना सिखाता है। ये तो परफेक्शनिज्म और उससे जुड़े तनाव का एक बेहतरीन इलाज है। और इचिगो इची क्या है? इचिगो इची का मतलब है एक बार एक मुलाकात, यानी ये पल, ये मुलाकात, ये अनुभव जैसा अभी है वैसा दोबारा कभी नहीं होगा। ये हमें हर पल को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देता है। जब हम किसी दोस्त से मिल रहे हैं तो फोन देखने के बजाय उस पल में पूरी तरह मौजूद रहें। ये हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाता है, जो फ्लो और खुशी दोनों के लिए जरूरी है। तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसे हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में उतारें कैसे?
किताब के आखिर में जो 10 नियम दिए गए हैं, मुझे लगता है वो इसका सार हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह देखने के बजाय शायद हम उन्हें कुछ ग्रुप में बांटकर समझ सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है। हम उन्हें 3 हिस्सों में देख सकते हैं, मानसिकता यानी माइंडसेट, जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल और समुदाय यानी कम्युनिटी। चलिए मानसिकता से शुरू करते हैं। ठीक है, तो मानसिकता से जुड़े नियम हैं, हमेशा एक्टिव रहें, रिटायर ना हो, मुस्कुराएं, हर चीज के लिए आभारी रहें और वर्तमान में जिएं। अब हमेशा एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं कि आप 80 साल की उम्र में भी ऑफिस जाएं। इसका मतलब है ऐसा काम करते रहें जिसे आप पसंद करते हैं, जिससे आपको उद्देश्य मिलता है, चाहे वो बागवानी हो, पढ़ाना हो या कुछ भी। जापान में रिटायरमेंट के लिए जो शब्द है उसका कोई सीधा मतलब नहीं है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सलाह हर किसी के लिए प्रैक्टिकल है? मान लीजिए कोई मजदूर है या किसी ने जिंदगी भर बहुत शारीरिक मेहनत वाला काम किया है, उसके लिए 65 के बाद भी एक्टिव रहने का मतलब शायद आराम करना ही हो। क्या किताब इस अंतर को समझती है? हाँ, किताब इस अंतर को मानती है। यहाँ एक्टिव रहने का मतलब शारीरिक मेहनत से ज्यादा मानसिक और भावनात्मक व्यस्तता से है। वो मजदूर शायद भारी काम छोड़ दे, पर हो सकता है वो अपने मोहल्ले के बच्चों को कुछ सिखाने लगे या अपने अनुभव बांटे। मकसद है दिमाग और आत्मा को व्यस्त रखना, खुद को बेकार महसूस न होने देना। ओके। और बाकी नियम, मुस्कुराना, आभारी होना और वर्तमान में जीना, यानी इचिगो इची, ये सब इसी मानसिक शांति को बनाए रखने के तरीके हैं। ठीक है, अब जीवन शैली से जुड़े नियमों पर आते हैं। इसमें है धीरे धीरे चलें, जल्दबाजी छोड़ दें, अपना पेट पूरा न भरें यानी हारा हाचीबू, अपने शरीर को रोज थोड़ी हरकत दें और प्रकृति से दोबारा जुड़ें। ये सब काफी सीधे लगते हैं। हाँ, ये आदतें हैं। धीरे चलें का मतलब है कि जिंदगी की रफ्तार थोड़ी कम करें, तनाव घटाएं। शरीर को हरकत देना का मतलब जिम जाना नहीं है। ओकिनावा के लोग योग, ताइची, घूमना, बागवानी जैसे हल्के व्यायाम रोज करते हैं, जो उनके जीवन का हिस्सा हैं। और प्रकृति से जुड़ना हमारी मानसिक बैटरी को चार्ज करने जैसा है, चाहे वो पार्क में टहलना ही क्यों ना हो। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर सेहत पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। और आखिरी ग्रुप है समुदाय, जिसमें एक ही नियम है, अच्छे दोस्तों से घिरे रहें। ये हमें वापस मोआई पर ले आता है। बिल्कुल, और शायद ये सबसे जरूरी नियमों में से एक है। दोस्त आपकी दवा हैं। वो मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनते हैं, आपकी खुशी में शरीक होते हैं और आपको लंबा और खुशहाल जीवन जीने में मदद करते हैं। और इन सब के केंद्र में है 10वां नियम, अपनी इकिगाई को खोजें और उसे फॉलो करें। क्योंकि जब आपके पास जीने की एक वजह होती है, तो ये सारे नियम अपनाना आसान हो जाता है। कुल मिलाकर ये किताब किसी जादुई रहस्य का पर्दाफाश नहीं करती। ये हमें उन पुरानी सरल सच्चाइयों की याद दिलाती है जिन्हें हम आज की तेज रफ्तार जिंदगी में शायद भूल गए हैं। सही कहा। इकिगाई कोई बहुत बड़ा या मुश्किल लक्ष्य नहीं है। ये रोजमर्रा के कामों में, अपने जुनून में, अपने रिश्तों में और अपने नजरिए में अर्थ खोजने के बारे में है। ये वो ईंधन है जो जीवन की यात्रा को लंबा और आनंदमय बनाता है। जैसा कि ओकिनावा के लोग कहते हैं, इसे खोजने के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस खुद को किसी ऐसे काम में व्यस्त रखें जिसे आप प्यार करते हैं और उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्यार करते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा से कुछ बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे लिए पहली है, अपना फ्लो खोजे। उन कामों को पहचाने जिन्हें करते हुए आप समय भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी में उनके लिए ज्यादा जगह बनाएं, चाहे वो आपका काम हो या हॉबी। दूसरी, समुदाय ही शक्ति है। अपने मुआए यानी अपने दोस्तों और परिवार के रिश्तों को मजबूत करें। ये अच्छे खानपान और कसरत जितने ही जरूरी हैं। अकेलापन चुपचाप हमें अंदर से खत्म करता है। तीसरी, अपूर्णता को अपनाएं। वाबी साबी का सिद्धांत हमें परफेक्शन के दबाव से आजाद करता है और इचिगोइची हमें हर पल की क्षणभंगुर सुंदरता का आनंद लेने की याद दिलाता है। और चौथी, धीरे चलें, आराम से खाएं। जल्दबाजी छोड़कर रोज हल्की फुल्की कसरत और 80% खाने का नियम अपनाकर हम अपने शरीर और मन दोनों का सम्मान कर सकते हैं। ये वाकई बहुत गहरी बातें हैं। अंत में किताब में विक्टर फ्रैंकल का जो जिक्र है वो हमें इस सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने नाजी शिविरों की भयानक परिस्थितियों में ये देखा कि जिनके पास जीने का कोई मजबूत उद्देश्य था, जिनके मन में किसी अपने से मिलने की या कोई अधूरा काम पूरा करने की लौ जल रही थी, उन्हीं के जिंदा बचने की संभावना सबसे ज्यादा थी। ये गहरा सवाल छोड़ जाता है, अगर किसी से उसका सब कुछ छीन लिया जाए, उसका घर, उसका परिवार, उसकी आज़ादी, तो वो कौन सी एक वजह होगी, वो कौन सा एक उद्देश्य होगा जो उसे फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत देगा?
शायद इसी सवाल के जवाब में हर किसी की अपनी इकिगाई छिपी है।